Hello, my dear students. Today we will talk about the chemical properties of carbohydrate. As we have already discussed the physical properties of carbohydrate in our previous one lecture, and today's lecture we will go through chemical properties of carbohydrate. First, we will see the action of acid or action of bases also on carbohydrates. First, we will go through the action of acid on carbohydrate, or we can say कि ये जो एक्शन ऑफ एसिड है या रिएक्शन ऑफ एसिड होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ, एक्शन ऑफ एसिड एक्शन ऑफ एसिड ऑन कार्बोहाइड्रेट. सो हमारे पास जो एक्शन या रिएक्शन ऑफ एसिड है ऑन कार्बोहाइड्रेट, इसको हम कह सकते हैं फर्फुरेल डिराइवेटिव फॉर्मेशन या फर्फुरेल फॉर्मेशन. ठीक है, इसको हम अनदर वन नेम भी दे सकते हैं, दैट इज फर्फुरेल फॉर्मेशन. फर्फुरेल हमारे पास डिराइवेटिव है विच इज अनसैचुरेटेड डिराइवेटिव formed after the action of these strong acid. When we will put a strong mineral acid on the top of carbohydrate, it will dehydrate those carbohydrate from the next to the aldehyde carbon atom. उन कार्बन उन एडजेसेंट कार्बन से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं और इसको अनसैचुरेटेड बना लेते हैं. वी विल कॉल इट फर्फुरेल. ठीक है, और वही अनसैचुरेशन काज होती हैं कि हमारे पास कोई भी कलर्ड या क्रोमोजेनिक एजेंट हम ले लें, कलर्ड एजेंट ले लें, उसके साथ इसको रिएक्ट कर दे तो यही डबल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड कार्बन एटम जो होते हैं फर्फुरेल डेरिवेटिव में, दीज विल बी इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स. और यही वाला टेस्ट पेयर होता है या यही फर्फुरेल डेरिवेटिव होता है जो कि बेस बनता है फॉर द बायोकेमिकल टेस्ट ऑनवर्ड, फॉर मॉलिश टेस्ट एंड सेल्वलेनफ टेस्ट. ठीक, उसके लिए फिर ये फर्फुरेल डेरिवेटिव पॉजिटिव टेस्ट देंगे कार्बोहाइड्रेट. जब ये फर्फुरेल डेरिवेटिव मौजूद होगा तो आगे हमारे पास जो मॉलिश रिएजेंट हम डाल दिया सेल्वलेनफ के साथ, इसको रिएक्ट कर दे तो हमारे पास इनके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे. तो केमिकली हम देखते हैं कि क्या होता है कि केमिकली ये होता है कि हमारे पास अगर हम अगेन ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं, सो ग्लूकोज इज हैविंग दिस अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एट द टॉप ऑन कार्बन एटम, और बाकी जितने भी कार्बन हैं आप सबको पता है कि हमारे पास वो हाइड्रेटेड कार्बन है. उन कार्बन के पास एक एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद होता है. जब हम ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर ड्रा करके आगे इसको रिएक्ट कर दें विद मिनरल एसिड, मिनरल एसिड में बच्चों हमारे पास आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं, और इनमें हमारे पास जो मोस्टली HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये अगर हम रिएक्ट कर दें या व्हेन वी विल पुट दिस strong acid on the top of our aldonic sugar, so it will dehydrate that aldonic sugar into फर्फुरेल डेरिवेटिव. फर्फुरेल डेरिवेटिव मींस कि हमारे पास उसका जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होगा, जो अल्डिहाइडिक कार्बन है, वो एज इट एज रहेगा. लेकिन जो हमारे पास इसके जो एडजेसेंट कार्बन है, सेकेंड या थर्ड कार्बन, उनसे एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है, और फिर जो है हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है. जो टर्मिनल कार्बन है वो एज इट एज रहते हैं. सो हमारे पास हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे विद हाइड्रोजन. नाउ लुक एट द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम. ये कार्बन देख लें, 1 2 3 4, 2 1 2 3. यस, दीज टू कार्बन विल फॉर्म अ बॉन्ड विद ईच अदर थ्रू ऑक्सीजन ब्रिज. ठीक है, ये दोनों तो ऑक्सीजन ब्रिज के थ्रू बॉन्ड बना लेते हैं. नाउ लुक एट द वैलेंसी ऑफ कार्बन, 1 2 3 4, और इसकी कंप्लीट है. इसी की देख ले, 1 2 3 4, इसी की भी कंप्लीट है, 1 2 3 4, कंप्लीट कर दी है, 1 2 3 4. सो हमारे पास कार्बन की वैलेंसी को देखना है. जो हमारे पास इंटरमीडिएट दो कार्बन है, इनको आपने हाइड्रोजन के साथ फिलअप करना है. So this is called the furfuryl derivative, which is having a double bond at 2 position, furfuryl derivative. और इसी फर्फुरेल डेरिवेटिव को these will form a basis for
the other chemical reaction. These furfuryl derivative will form a basis for Molish test, जो कि जनरली सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। मॉलिश टेस्ट क्या है, जो कि ऑल कार्बोहाइड्रेट पॉजिटिव देते हैं, और इट आल्सो फॉर्म अ बेसिस फॉर सेल्वोलेनॉफ टेस्ट। सेल्वोलेनॉफ जो कि हमारे पास कीटो और अल्डो शुगर को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि सेल्वोलेनॉफ इज पॉजिटिव फॉर फ्रक्टोज एंड इज नेगेटिव फॉर अल्डोज शुगर। ये कीटो शुगर है तो इनके लिए ये सेल्वोलेनॉफ टेस्ट पॉजिटिव आएगा। सो अगर हमारे पास हम स्ट्रॉन्ग एसिड मस्ट अल्डिहाइड शुगर के टॉप पे डालेंगे तो फर्फुरिल डिराइवेटिव बनेगा, और इसी फर्फुरिल डिराइवेटिव को हम अगर रिएक्ट करेंगे विद मॉलिश रिएजेंट या सेल्वोलेनॉफ रिएजेंट तो ये हमारे पास ये वाले टेस्ट क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। यानी कि मॉलिश रिएजेंट में हमारे पास मौजूद होता है अल्फा निप्टोल। क्या होता है, अल्फा निप्टोल। अल्फा निप्टोल क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक बेंजीन रिंग के साथ OH अल्फा पोजीशन पे अटैच हो, सो दैट इज अल्फा निप्टोल। और सेल्वोलेनॉफ में हमारे पास होता है रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल क्या होता है, जब हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक बेंजीन ग्रुप रिंग के साथ अटैच हो, सो दैट इज रिसोर्सिनोल। सो हमारे पास इनके जो केमिकल रिएजेंट है मॉलिश रिएजेंट में ये कलरिंग या क्रोमोजेनिक एजेंट होता है, और सेल्वोलेनॉफ में ये वाला रिसोर्सिनोल दैट इज कॉल्ड अल्फा निप्टोल, एंड अनदर वन इज कॉल्ड रिसोर्सिनोल। अच्छा, अब यही फर्फुरिल डेरिवेटिव जो है जब ये कंडेंस होगा विद फिनोलिक कंपाउंड, ठीक है, ये फिनोलिक कंपाउंड है, व्हेन इट विल कंडेंसेस विद फिनोलिक कंपाउंड, जो कि मैंने दो बता दिए। फिनोलिक कंपाउंड में हम कौन से रिएजेंट डालते हैं, आइदर मॉलिश रिएजेंट या सेल्वोलेनॉफ रिएजेंट। विद फिनोलिक कंपाउंड इट विल फॉर्म अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स। सो हमारे पास हमें यह पता चल गया कि हमारे पास जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, अगर इसको हम react करें with our aldonic sugar, it will produce furfuryl unsaturated derivative which will form a basis for the other test, chromogenic test, and these tests are mostly the chromogenic agent will be phenolic in nature, that is alpha neptol or resorcinol, which will form a colored complex। ठीक, ये हमारे पास एक्शन ऑफ एसिड हो गया ऑन कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम चलते हैं टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ बेस, ठीक है। एक्शन ऑफ एसिड हो गया, अब एक्शन ऑफ बेस देख लेते हैं। तो इसमें ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं नहीं मिटाती, आगे हम जाते हैं और इसी ग्लूकोज पे, ठीक है, एक्शन ऑफ बेस देख लेंगे। एक्शन ऑफ बेस में, यानी बेस में क्या बनता है, बेस में हमारे पास बनेगा इनिडोल, ठीक है। क्या बनेगा, इनिडायोल, या हम कह सकते हैं उसको एक्शन ऑफ बेस is the basis for the formation of endiol. Endiol formation. Endiol formation, or we can say it is the interconversion of sugar reaction, ठीक है। endiol formation, or we can also say that it is interconversion of sugar. Interconversion of sugar, वो शुगर जो कि आपस में आइसोमर्स हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे हमारे पास है गैलेक्टोज और मेनोज, ठीक। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, और यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं मेनोज का, तो मेनोज भी सिमिलर हैं ग्लूकोज के, सिवाय इसके के यहाँ पे ग्लूकोज में सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल राइट हैंड साइड पे है, लेकिन मेनोज के केस में ये हाइड्रोक्सिल सेकंड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। बाकी सारी केमिस्ट्री उसकी सेम है। किसकी सेम है, यही हमारे पास जो 1 2 3 एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेनोज। मेनोज और ग्लूकोज में मैंने फर्क बता दिया कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल की पोजीशन कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंट है। अब अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर दें किसका, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं गैलेक्टोज का, जहां पे अगेन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है,
सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन की केमिस्ट्री सेम है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो किस पे आ रहा है, फोर्थ कार्बन पे। फोर्थ कार्बन पे हम हाइड्रोजन को रोटेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करते। अगेन ये हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज के साथ अगर हम कंपेयर कर दे तो ये ग्लूकोज का ही आइसोमर है जो कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंशिएशन आ रही है। ठीक, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। सो अगर ये शुगर आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, लेकिन अगर हम इस शुगर मॉलिक्यूल को, किसी भी शुगर मॉलिक्यूल को, लेट सपोज हम ग्लूकोज को रखते हैं वीक अल्कलाइन सोल्यूशन में, ठीक है, वीक अल्कलाइन सोल्यूशन मींस कि अगर हम इस पे एक्शन ऑफ वीक अल्कली देखते हैं, जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, when we will treat our sugar solution with barium hydroxide or calcium hydroxide, it will undergo dehydration reaction to become produces indiol. What's the structure of indiol? यानी कि हम इसको अगर ट्रीट करेंगे अपने शुगर सोल्यूशन को with base, with these base, weak bases, it will form indiol. What's the structure of indiol? यानी कि हम अगर स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो हमारे पास indiol का स्ट्रक्चर बनेगा कुछ यूं। ठीक, ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है अपना, और यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन नंबर 2 है ये इनके साथ अनसैचुरेटेड बॉन्ड बना लेता है और बाकी कार्बन की केमिस्ट्री सेम रहती है। ठीक, सो हमारे पास जो थर्ड कार्बन है, फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडायोल, जो कि बन जाता है बाय द एक्शन ऑफ बेस। जब हम किसी भी शुगर सोल्यूशन को फॉर फ्यू आवर्स रखते हैं विद अल्कली और बेस, इट विल बिकम इंटरकन्वर्टेबल विद ईच अदर। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इंडायोल जो है ये जाके फिर से कन्वर्ट हो जाए किस चीज में, मेनोज में, या यही इंडायोल जो है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू गैलेक्टोज, या यही इंडायोल जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाए इनटू ग्लूकोज। सो हमारे पास जो इंडायोल है दैट विल एक्ट एज एन इंटरमीडिएट। ये क्या है, ये एक इंटरमीडिएट है और इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या एक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक इंटरमीडिएट है जिसमें हमारे पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अभी भी ऑक्सीजन अवेलेबल है फॉर रिडक्शन पर्पसेस, सो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो दिस इज द एक्शन ऑफ बेस ऑन कार्बोहाइड्रेट, नोट कर दें। अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड वन। ये हमारे पास सेकेंड केमिकल रिएक्शन हो गई, एक्शन ऑफ बेस। थर्ड पे हम आते हैं, द सिल्वरलेनफ टेस्ट, सॉरी ओसाजोन टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट, ओसाजोन टेस्ट। तो थर्ड टेस्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज द ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन क्या है कि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल। दैट ओसाजोन में हमने ग्लूकासाजोन पढ़ा था। ओसाजोन फॉर्मेशन is the chemical property of carbohydrate. If we take carbohydrate, यानी कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन हम ले लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कर देते हैं विद फिनाइल हाइड्रोजीन, विद व्हाट, विद फिनाइल हाइड्रोजीन। व्हाट्स द फार्मूला ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन, यानी कि हम लेंगे ग्लूकोज, ठीक है, इसमें हम क्या लेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज सोल्यूशन, और इसको हम ट्रीट करेंगे विथ फिनाइल हाइड्रोजीन, जो कि कलरिंग एजेंट भी है। It will produce glucosazone. This is the structure of glucose when we will react it with phenyl hydrazine. What's the formula of phenyl hydrazine? आप सबको पता है कि बेंजीन का फार्मूला है C6H6 और हाइड्रोजीन का फार्मूला है NH2 and NH2, यानी कि मैं यूं भी लिख सकती हूं कि NH2 and NH2, यानी कि यहां से अगर हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट कर दें तो यहां से हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में निकल जाता है, तो क्या चीज बन जाता है, C6H5 NH and NH2। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, फिनाइल बन गया जब हमने बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दिया,
हाइड्रोजीन का फार्मूला था कि उधर पे हमारे एक हाइड्रोजन के साथ इसका NH2 का एक हाइड्रोजन चला गया, सो इट विल फॉर्म NH, फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, क्या नाम है इसका? फिनाइल हाइड्रोजीन। सो हम इसको रिएक्ट करेंगे विद फिनाइल हाइड्रोजीन। डायरेक्टली मैं लिख लेती हूं C6H5NH एंड NH2। ठीक है, इसके साथ हम रिएक्ट करेंगे। सो हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। क्या होगी? डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। और जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाते हैं और हमारे पास यहां पे बनेगा फर्स्ट हाइड्रोजोन। ठीक है, ये फिनाइल हाइड्रोजीन जाके कार्बन नंबर 1 पे अफेक्ट करेगा, जो कि कार्बन नंबर 1 हमारे पास पोलर है, पार्शियली पोलर है। सो हमारे पास जो अमाइन का हाइड्रोजन है H2, ये हमारे पास निकल जाता है विद द ऑक्सीजन ऑफ एन अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म में निकल जाता है और क्या चीज बन जाता है? फिनाइल हाइड्रोजोन। क्या बन जाता है? इनिशियली जो इन फर्स्ट रिएक्शन इट विल फॉर्म फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, H2 चला गया, सो NHC6H5, दिस इज माय कार्बन नंबर 1 ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बाकी जो कार्बन की केमिस्ट्री है वो सेम रहेगी। ठीक, OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल हाइड्रोजोन। क्या बन गया? फिनाइल हाइड्रोजोन। इनिशियली जब हमने 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजोन, इनिशियली जब हमने 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ ग्लूकोज को रिएक्ट किया, यानी यहां पे हमने कितना लिया है? 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट किया तो फिनाइल हाइड्रोजोन बन गया। डू रिमेंबर, क्या बन गया? फिनाइल हाइड्रोजोन। अब जब हम इसको 3 मोल या इससे एक्सेस अमाउंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये जो एडजेसेंट कार्बन है या कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोनाइल कार्बन है, ये भी इन्वॉल्व हो जाता है इन द रिएक्शन। और क्या चीज बन जाता है? यानी कि हम इसको फर्दर ऑन, अगर हम 1 मोल की बजाय यहां पे हम ले रहे हैं 3 मोल। ठीक है, 3 मोल या एन एक्सेस ले लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसका सेकंड वाला कार्बन बी इन्वॉल्व हो जाता है और क्या चीज बन जाता है? यहाँ पे हमारे पास फिर बन जाता है फिनाइल हाइड्रोजीन। जोन की जगह क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्रोजीन। यानी कि ये जो सेकंड वाला कार्बन है ये भी इन्वॉल्व हो जाता है इन द रिएक्शन। और क्या चीज बनेगा? यहाँ पे हमारे पास बनेगा कार्बन, दिस कार्बन नंबर 2 विल आल्सो फॉर्म डबल बॉन्ड विद NHC6H5। अब हम इसके कार्बन के बॉन्डिंग को या वैलेंसी को देख लेते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी बी कंप्लीट है, 2 इन्होंने इस साइड पे बना लिए, 2 अप एंड डाउन। सो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाता है इन केस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन, जो कि येलो क्रिस्टल होते हैं, येलो क्रिस्टल। और यही टेस्ट भी यूज होता है येलो क्रिस्टल फॉर्मेशन इन केस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी कि इसमें अगर इसमें हमने 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन लिया तो इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, उन बाय प्रोडक्ट्स में एक हमारे पास बनेगा, द बाय प्रोडक्ट फॉर्म विल बी फिनाइल अमीन C6H5NH2 along with the formation of ammonia along with the removal of some water molecule. So हमारे पास ये बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है एक्चुअली जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, लेबोरेटरी में हम स्टूडेंट को परफॉर्म करते हैं और यही वाले दोनों केमिकल रिएक्टेंट हम हीट करते हैं फॉर 30 to 45 मिनट्स। ठीक है, कितना हीट करते हैं? 30 to 45 मिनट्स इन वाटर बाथ, यानी डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं। आफ्टर 30 to 45 minutes we will see that over there if we take glucose molecule, over there will be a yellow crystal, needle like crystal will form। ठीक है, किस तरह के क्रिस्टल का शेप क्या होगा? नीडल लाइक होगा, जिसको हम बोलते हैं नीडल लाइक क्रिस्टल विल फॉर्म, नीडल लाइक क्रिस्टल, और वी कैन से बंडल ऑफ हे। ठीक है, needle like crystal, or we can say it is a bundle of hay, yeah, it is having
क्रॉस स्ट्रक्चर, क्रॉसेस की तरह, जिस तरह हम क्रॉस नहीं लगाते, तो ये क्रॉस की तरह नीडल लाइक थिन क्रिस्टल होते हैं, जो कि वॉलेटाइल भी होते हैं, उड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे ले लें, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे यही वाले क्रिस्टल ले लें, तो हम इजिली इसका स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी कर सकते हैं कि ये किस शेप के क्रिस्टल है। सो हमारे पास ओसोजोन का ये फंक्शन है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया हो, तो उसके मुताबिक उसी शेप के क्रिस्टल बनेंगे। जिस तरह के अगर हमने ग्लूकोज लिया है तो क्या बनेगा, ग्लूकासोजोन बनेगा। इस इन क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे, ग्लूकासोजोन, जो कि फिनाइल हाइड्रोजीन फॉर्म में हमें येलो क्रिस्टल मिल जाते हैं जो कि ग्लूकोज के होते हैं। और अगर हमने लिया है गैलेक्टोज, तो कौन से क्रिस्टल बनेंगे, गैलेक्टोसोजोन। पाउडर पफ लाइक होते हैं, यही वाले क्रिस्टल नीडल लाइक होते हैं, लेकिन ये इर्रेगुलर इन शेप हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा शेप बना लेते हैं, पाउडर पफ। क्या शेप बना लेते हैं, पाउडर पफ। आर वी कैन से कॉटन बॉल लाइक होते हैं, कॉटन बॉल, यानी कि इसी तरह का कुछ शेप बन जाता है। होते यही नीडल लाइक क्रिस्टल होते हैं, लेकिन इरेगुलर इन शेप हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह वो रेगुलर हैं, नीडल लाइक है, ये उसी तरह रेगुलर नहीं होते बल्कि इरेगुलर इन शेप हो जाते हैं। और अगर हमारे पास ये माल्टासोजोन बन गया है, ये किसके क्रिस्टल थे, ये थे हमारे पास ग्लेक्टोज के, गैलेक्टोसोजोन है। क्या है ये, गैलेक्टोसोजोन क्रिस्टल। अब अगर हम माल्टासोजोन का क्रिस्टल देखते हैं, सो माल्टासोजोन के क्रिस्टल बनेंगे फ्लावर पेटल लाइक, और वी कैन से लाइट पेडल लाइक, ठीक है, लाइट पेडल नहीं होता, ठीक है। हमारे पास इसके जो क्रिस्टल बनेंगे वो होंगे सनफ्लावर लाइक या स्टार शेप होंगे। ये किसके क्रिस्टल है, सनफ्लावर लाइक, या हम कहते हैं स्टार शेप्ड। दिट इज द क्रिस्टल ऑफ माल्टासोजोन, ठीक है। ये किसके क्रिस्टल थे, माल्टासोजोन के। यही वाले टेस्ट होते हैं, हर एक क्रिस्टल की अपनी एक स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन शेप होती हैं, हर एक क्रिस्टल की अपनी सेटलिंग टाइम डिफरेंट होती हैं, और इसी तरह हर एक क्रिस्टल की हमारे पास अपना एक स्पेसिफिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इन सारे क्रिस्टल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से different होगी। So we can easily identify our sugar by the from the shape, melting point or crystalline time required for this crystal settlement। उधर से हम अंदाजा लगा सकते हैं या अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा शुगर मौजूद था जिन्होंने फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये वाले क्रिस्टल दे दिए हैं। So that's the some of the chemical properties of carbohydrate. In my next one lecture, I will discuss some more properties of carbohydrate. Inshallah, we'll meet you in my next one lecture. Thank you.